नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं रवन रामगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। यूपी में चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। बूथों पर सुबह से वोटर्स की लंबी कतार लग चुकी है और हम हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी, तमाम अपडेट सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। कौन दिग्गज वोट डालकर गया, किसने क्या कहा, क्या है जनता के मुद्दे और किन मुद्दों को दिलो दिमाग में रखकर मतदाता अपने सबसे बड़े अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं। तमाम अपडेट आप सबसे पहले न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं और तमाम विश्लेषण भी हम करते रहेंगे न्यूज इंडिया पर। उत्तर प्रदेश के सियासी समर में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, तो वहीं पांचवें दौर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पांचवें चरण में 27 फरवरी को 61 सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी सियासी दल एक दूसरे पर हमले तेज कर चुके हैं। श्री राम। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग होने से पहले ही पांचवें चरण की रणभेरी बज चुकी है। पांचवें चरण की वोटिंग 27 फरवरी को होनी है, जिसके लिए प्रचार 25 फरवरी को थम जाएगा। लेकिन प्रचार थमने से पहले अपने अपने पाले में वोटरों को झुकाने के लिए नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी है। पांचवें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज शामिल हैं। पांचवें चरण में वोटिंग तो वैसे 12 जिलों में होनी है, लेकिन पांचवें चरण की सभी 61 सीटों का सबसे बड़ा सेंटर अयोध्या ही माना जा रहा है। अवध का चुनावी इतिहास बताता है कि इस इलाके में बीजेपी की बहुत गहरी पैठ है। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का रास्ता साफ होने के बाद इस इलाके की सियासत बीजेपी को और सूट करने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है, लिहाजा बीजेपी की कोशिश है कि राम नाम के सहारे यूपी की चुनावी वैतरणी पार हो जाए। बीजेपी सरकार में अयोध्या में दीपोत्सव का शानदार नजारा पिछले 5 सालों से दुनिया देख रही है और मिशन 2022 में यह मुद्दा भी बीजेपी के एजेंडे में है। तो 2017 के पहले प्रदेश में एक महोत्सव होता था और सफाई महोत्सव था। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, सफाई महोत्सव था। आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था कि यह आयोजन क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। और भाइयों बहनों, उन लोगों की स्वयं की समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। लेकिन आज जब महोत्सव की बात होती है तो अयोध्या के दीपोत्सव की बात जरूर होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अयोध्या कितना अहम है, इसका अंदाजा हर सियासी दल को है। राम लहर के चलते ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल हुई और अब एक बार फिर जब चुनाव होने जा रहे हैं तो बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। पांचवें चरण के दूसरे सबसे अहम सेंटर प्रयागराज पर भी बीजेपी का फोकस रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज से विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। अमित शाह ने योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जनता के सामने रखा। अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहां है? जोर से बोलो, कहां है? जोर से बोलो, कहां है? अखिलेश की सरकार गलती से भी ला दी तो जेल में रहेंगे क्या? जोर से बोलो, रहेंगे क्या?
आप क्या चाहते हो, उनको जेल मिले या बेल मिले? प्रयागराज से अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा तो समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी संगम नगरी से ही किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठ बोलने और फैलाने का आरोप लगाया। सियासी पंडित मानते हैं कि इस बार यूपी में चुनावी टक्कर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अखिलेश यादव को भी इसका एहसास है और इसीलिए वो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है नहीं बोल रही? अखिलेश यादव ने चुनावी मंच से बीजेपी के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहराइच में चुनावी रैली से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश तो की ही है, समाजवादी पार्टी पर तीखे प्रहार भी कर दिए। साथियों, बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है, लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। सियासी पंडितों का अनुमान अपनी जगह है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी चुनावों में जीत का दावा कर रही है। बहराइच में भी 5वें दौर में वोटिंग होनी है, लिहाजा बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनावी मंच से हुंकार भरी। मायावती ने एक लाइन से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लिया और ये दावा भी किया उनकी सरकार से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर कोई सरकार नहीं दे पाई, और इसी मुद्दे पर जनता से समर्थन भी मांगा। कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत यहाँ जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य अपराधी एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों के अंदर भेजा जाएगा, जहाँ मेरी सरकार में जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण में सियासी दलों के गढ़ में वोटिंग होनी है। लंबे अरसे से अयोध्या बीजेपी का गढ़ रहा है तो अमेठी कांग्रेस का। यह बात अलग है कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस का अमेठी में खाता भी नहीं खुला और रही सही कसर 2019 में पूरी हो गई, जब राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। खैर, बदलते वक्त के साथ सियासी समीकरण भी बदल जाते हैं और मुकद्दर साथ दे तो चुनावी नतीजे भी। इसी आस में एसपी और बीएसपी भी पूरी ताकत से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की फिराक में है, लेकिन जनता ने 172 सीटों पर किसको आशीर्वाद दिया है और बाकी 231 सीटों पर किसका साथ देने वाली है, इसका सही अनुमान किसी के पास नहीं है। और इसी वजह से इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले ज्यादा रोमांचक हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो
तो आज यूपी के 59 सीटों पर वोट युद्ध जो है वो लगातार देखने को मिला है। चौथे चरण के रण की हर खबर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। आज दरअसल 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 624 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर लगी है। रमन, और बिल्कुल देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये चरण है। और अगर पिछले चरण की बात करें तो 3 चरण में जिस भी पार्टी ने तमाम तरह के जो दावे किए थे वो अब काफी हद तक सामने आए हैं, और इसीलिए अब आने वाले चरणों की तैयारी पूरी की गई है। क्योंकि अब जो चुनाव है वो गंगा यमुना के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वहां से निकलकर अब गोमती के किनारे पहुंच चुका है। यानी गोमती तट पर लखनऊ में चुनाव है, और अब आगे बात बढ़ेगी तो अब पूर्वांचल का हिस्सा आएगा। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कि अभी तक जो चीजें सामने आ रही है उसको देखकर ये लगता है कि पिछले जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें मुश्किल हालात जरूर रहे हैं। अब देखना होगा ये कितने मुश्किल रहे। जो कागजों पे आंकड़े नजर आ रहे हैं, जो कागजों पे चीजें नजर आ रही है वो कहीं जमीन पर बिल्कुल अलग तो नहीं है। तो चौथे चरण के बाद अब जब अगले चरण में हम जाएंगे, 5वें चरण में जाएंगे, तो पूर्वांचल का इलाका आएगा जहां से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत उम्मीद लगा के रखी है कि अगर कुछ घाटा नुकसान पिछले चरणों में होता भी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी जो चरण हुए हैं वहां, तो फिर इस बार यहां पर चीजें शायद आने वाले चरणों में बदलती हुई नजर आएंगी। अभिनव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्नाव से अभिनव जुड़े हुए हैं। अभिनव, उन्नाव वहां की क्या तस्वीरें हैं, किस बूथ पर आप खड़े हैं, पहले तो सबसे पहले ये दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मैं उन्नाव के जो है नवाबगंज में इस खड़ा हूं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस समय मैं खड़ा हूं, और मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे से ठीक शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने प्रेम मत का जो है वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस इंटर कॉलेज में 7 ऐसे कक्ष हैं जहाँ पर कि सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर कि आप वोटों का वो कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इतनी सुविधा कर दी गई है कि ताकि जो है, और ये आदर्श पोलिंग बूथ है, ये भी मैं बता दूं रमन की ये आदर्श पोलिंग बूथ है जहां पर कि जो है पोल लोग करने के लिए यहां पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो इस बार जो चौथे चरण का जो अवध का जो क्षेत्र है जिसमें चुनाव इस बार वोट डाले जा रहे हैं, और अब इधर से जो है पूर्वांचल की तरफ जो है हम लोग चलेंगे, पूर्वांचल को लेकर जो है वोटिंग होगी। आप देखिए तो मुद्दे जो है वो चुनाव में पश्चिम से अगर आप शुरू करते हैं तो पश्चिम में दूसरे मुद्दे हो जाते हैं। पश्चिम में जो है ज्यादातर जातिगत मुद्दे हो जाते हैं, वहां पर सुरक्षा के मुद्दे हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि पश्चिम का जो इलाका कहा जाता है कि किसान जो है वो वहां पर जो है समृद्ध किसान है। वहां पर लोग जो है वो ज्यादा आर्थिक रूप से जो है संपन्नता, और उसका एक कारण ये भी रहा है कि तमाम तरह के जो कि दिल्ली से बॉर्डर सटे हुए हैं, तमाम तरह की योजनाओं से लेकर लोग लाभार्थ जो है वहां पर लाभ, और सबसे बड़ी बात है कि रोजगार का जो है वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम के से लेकर पूर्वांचल की तरफ आप आते हैं, यहां पर जो है पूर्वांचल जो है वो आज भी उतना ही गरीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की क्लाइमेटिक इस तरह से है कि यहाँ पर जो किसान है वो सीधा जो है प्रकृति पर जो है वो निर्भर करता है। अगर प्रकृति की मार अगर पड़ती है तो यहाँ पर किसानों को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को लेकर जो है सरकारें जो है लगातार सरकार अपने अपने तरीके से, चाहे वो किसान में जो है वो उनके ऋण माफी को लेकर, या उनकी सुरक्षा को लेकर, या उनको पानी बिजली सड़क को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जो यहाँ पर समझना चाहेंगे। क्योंकि आप अभी जहां पर चुनाव है, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान आंदोलन में बहुत किसानों ने यहाँ पर भूमिका निभाई, गाजीपुर बॉर्डर पर सब लोग खड़े रहे, लेकिन एक अमाउंट था जो कि किसानों के खाते में आता रहा है, लगातार आता रहा है। और जो छोटा किसान है जिसे किसान सम्मान निधि कहते हैं, उसके लिए वो काफी बड़ी रकम होती है। तो क्या उसका कोई फायदा, या फिर किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ था उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है? नहीं, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं कि किसानों को लेकर जो है मैंने जितने लोगों से सुबह से बात की है, या मैं पिछले भी चरणों के जो चुनाव है उसमें किसान का जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन का कोई मुद्दा नहीं है। ना तो किसी को उसके बारे में जानकारी ज्यादा है, और ना तो वो इस बारे में बात करना चाहता। वो बात वो करना चाहता है कि सरकारों से उसको कितना जो है फायदा हुआ है, किसान की जो ऋण को लेकर जो वो उसकी बात करता है। इसके साथ साथ किसान ये भी बात कर रहा है कि किसानों
को जो 2000 रुपए के जो उनको जो आर्थिक जो मदद की जा रही है किसानों को, उसकी बात करता है। सबसे बड़ी बात यह कि आज सुरक्षा की बात करती है, क्योंकि पूर्वांचल का जो इलाका आता है वहां पर सुरक्षा सबसे ज्यादा आ भी रही है, और सुरक्षा की वो बात कर रहा अपनी सुरक्षा को लेकर। इसके अलावा रोजगार से लेकर बिजली व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके की बात हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं देखते थे, क्योंकि वहां पर हर आदमी जो है वो किसानों का और तमाम तरह की बातें करता रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है वो बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लौटेंगे आपके पास और जानेंगे कि और क्या क्या मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर वहां पर जनता वोट कर रही है। नीरज मिश्रा लखीमपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, किस मतदान केंद्र पर हैं आप? 1 घंटा हो चुका है वोटिंग को शुरू हुए, क्या आप वहां पर तस्वीरें देख पा रहे हैं? मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है या फिर अभी थोड़ा धीरे धीरे देख पा रहे हैं आप वोटिंग वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल हम आपको दिखाना चाहेंगे ये तस्वीर है लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र की, जहां पर कहा जाए कि ये पूरा इलाका, ये क्षेत्र जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का है। और 3 अक्टूबर की जो घटना घटी थी यहाँ पर, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जो थार गाड़ी का कांड हुआ था, ये निघासन इलाके में हुआ था। और यहाँ पे जो वोटिंग, अगर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से वोटिंग हो रही है इस निघासन क्षेत्र में, तो लंबी लंबी लाइनें, यानी कि बहुत उत्साह है यहाँ के मतदाताओं में। और ये निघासन का ये जहाँ पर पोलिंग बूथ है, आप देखिए किस तरह से पूरी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। नीरज, अगर संभव हो पाए तो कुछ मतदाताओं से आप बात कर पाए, उनसे जान पाए क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे, किस तरह का नेता उन्हें चाहिए, अगर बात कर पाए आप लाइन पे। आपके पीछे बहुत लंबी लाइन नजर आ रही है मतदाताओं की। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, जी हाँ बिल्कुल देखिए, लाइन काफी लंबी है। और सुबह 7 बजे से ही, अगर हम कहें कि उससे पहले से ही लोग आ गए थे। हम कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करेंगे और सीधे आपको दिखाएंगे। पहले तो ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये लंबी लंबी लाइनें, जो कि शहरों में भी देखने को नहीं मिलती, यहाँ पर ग्रामीणों में देखिए कितना उत्साह है यहाँ पर निघासन में। अगर हम मुद्दों की बात करें तो यहाँ के क्या मुद्दे हैं सर? विकास, और क्या? विकास मुद्दा है। किस मुद्दे पर यहाँ पर वोट कर रहे हैं आप लोग? यहाँ का विकास हो। यहाँ पर एक कांड भी हुआ था, उसको लेके क्या सोच है लोगों की? अब इसके बारे में तो कहना मुश्किल है कि इसमें किसका दोष है, या जो भी रहा हो उसके बारे में। मुद्दा है कि नहीं यहाँ पर? है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है फिलहाल। तो देखिए, यहाँ पर जो मतदाता हैं, जो घटना घटी थी 3 अक्टूबर की, वो यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। और जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही, देखिए ये लाइन है, इसके पीछे एक और लाइन है, ऐसी 3 से 4 लाइनें यहाँ पर बनी हुई हैं। और ये आदर्श पोलिंग बूथ है। देखिए किस तरह से यहाँ खूबसूरती से इसको सजाया गया है। और यहाँ क्षेत्र के जो तमाम मतदाता हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बुजुर्ग हो, वो सभी लाइन में लगकर अपने मताधिकार का और अधिक से अधिक मत प्रतिशत यहाँ पर बढ़े। पिछली बार की अगर हम बात करें 2017 में 8 सीटें थी, वो 8 के 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और इस बार चुनौती भी है कि जो 8 सीटें हैं उस पर सभी पर फिर से एक बार काबिज हुआ जाए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश भी है, और साथ ही साथ विपक्ष की भी यही कोशिश है कि वो इसमें सेंध लगा सके। और कुछ मतदाता हैं, हम उनसे चुनाव के वक्त भी जब हम वहां कवर कर रहे थे लखीमपुर खीरी में, तो जी अच्छा ठीक है, बात कीजिए नीरज, बात कीजिए। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे पूछते हैं यहाँ के क्या मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें है तो बीजेपी ही, अब किस्मत जिसको जिता दे। तो ये देखिए, ये मतदाताओं का कहना है। और लखीमपुर खीरी में अगर हम बात करें तो 8 के 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई थी। और इस बार उसी साख को बचाना न केवल बीजेपी के लिए चुनौती है, बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भी, अगर कहा जाए, उनकी भी जो उनका जो दबदबा है वो भी साख पे है कि वो सभी सीटें बचा सके। वो यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों पर भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। नीरज, लखीमपुर की अगर हम बात कर ले तो सबसे अहम चीज है कि तिकोनिया कांड जो हुआ था उसके बाद, क्योंकि आप 2017 में देखिए 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती, लेकिन इस बार आप देखिए कि असर ऐसा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि उनका नाम यहाँ पर अजय मिश्रा टेनी के साथ जुड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अजय मिश्रा टेनी को लेकर एक नाराजगी वहां के जो क्षेत्र है उसमें देखने को मिली थी। कितना असर इसको लगता है कि मतदाताओं के जहन में होगा? हालांकि अभी जब आपने बात की तो लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा ये मुद्दा जो है हावी नहीं है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार अड़ा रहा।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने यहाँ पर तमाम मतदाताओं से बात की। हम सुबह 7 बजे से पहले से ही यहाँ पर हैं और लगातार तमाम मतदाताओं से हमने बात की। तो बात करने के बाद यही निष्कर्ष निकला कि जो 3 अक्टूबर की जो घटना थी उसको लेके कोई खास मुद्दा यहाँ के लोगों के उसमें नहीं है। यहाँ का जो मुद्दा है वो विकास का है और विकास के मुद्दे पर अगर कहा जाए, यहाँ चुनाव हो रहा है, जो सत्ता पक्ष है वो अपने विकास के जो दावे हैं उनको बता रहा है, जो योजनाएं हैं यहाँ पर केंद्र की उसको लेकर चुनाव हो रहा है, जो लोगों की बेरोजगारी है उस पर चुनाव हो रहा है। तो विकास, बेरोजगारी, वापस आएंगे। विवेक तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, तो एक बार लखनऊ का रुख भी जरूर करते हैं। विवेक जी, आप कौन से बूथ पर इस वक्त खड़े हैं? और अब तो ये जो रण है गोमती के तटों पर आ चुका है। लखनऊ बेहद शानदार शहर, वहां के बासिंदे मताधिकार का प्रयोग करने सुबह से पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल रमन। मैं लखनऊ मध्य विधानसभा के एक मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ। ये स्कॉलर्स होम यहाँ का एक प्राइवेट स्कूल है और काफ़ी बड़ा सेंटर है। 2 बूथ हैं यहाँ पर और 4200 मतदाता हैं कुल। और इसी पर यहाँ का जो बूथ नंबर 354 है, वहाँ पर राजनाथ सिंह अपने परिवार के साथ अभी कुछ देर में, आधे घंटे के आसपास हैं उनको यहाँ पर पहुँचने में। वो यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। लखनऊ मध्य की अगर हम बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी। ब्रजेश पाठक यहाँ से विधायक हुआ करते थे, बाद में वो मंत्री बने। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। 2012 में रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के लीडर थे, बाद में वो मंत्री भी बने, वो यहाँ से जीते हैं। तो जो मिजाज है इस मध्य विधानसभा का वो बदलता रहता है। तो इस बार देखते हैं कि क्या होगा। वैसे पूरे शहर लखनऊ की बात करें, जिले की बात करें तो 1991 से लेकर अब तक लगभग 30 साल हो गए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है ज्यादातर सीटों पर। आपके पास 9 में से 8 सीटें। एक बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में बूथ संख्या 348 पर ईवीएम खराब हो गई है और अभी तक यहाँ पर मतदान जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। लखनऊ मध्य विधानसभा में बूथ संख्या 348 पर ईवीएम के खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। विवेक, इसको लेकर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया है और उनके लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो भी जहां पर भी ईवीएम खराब हो रही हैं वहां पर आधे घंटे के अंदर मतदान को शुरू करा दिया जाए। तो स्पेयर में बहुत सारे मशीन हैं, बहुत सारे इनके इंजीनियर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ने लगा रखे हैं लखनऊ में, और वो वहां पर जहां पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वहां पर पहुंचकर उन मशीनों को ठीक कर रहे हैं। तो ये जो सूचना है वो थोड़ी आधे पौन घंटे पुरानी है और अभी हमारी सूचना ये है कि वहां पर मतदान फिर से शुरू हो गया है। चलिए, बिल्कुल विवेक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की। अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम तमाम राजनीतिक समीकरणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लखनऊ इस बार क्या कह रहा है? लखनऊ किसके खाते में जाते हुए दिख रहा है, या फिर कौन किसके मुद्दे, किसका जो प्रचार है लगातार तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंकी, किस पे ज्यादा दम नजर आ रहा है इस वक्त लखनऊ में? देखिए, अगर पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें रमन, तो लखनऊ तो भारतीय जनता पार्टी का किला रहा है 1991 से। जैसा मैंने बताया, आज 30-31 साल हो रहे हैं। इस दरमियान जो भी विधानसभा के चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव हुए, खासतौर से अटल बिहारी वाजपेयी जब से लखनऊ में राजनीति करने लगे थे, उनकी कर्मभूमि है, तब से फिर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाना किसी भी दल के लिए मुश्किल हो गया। भले ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 2007 की बात हो, 2002 की बात हो, जब बीजेपी की इतनी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ करती थी, बावजूद इसके लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीटें मिलती रही हैं। पहले यहाँ 8 सीटें थी, अब 9 हो गई हैं। 9 में से 8 सीटें 17 में मिली थी। इसी तरह से 8 में से 6 या 7 सीटें मिली थी 2012 में। तो हमेशा बीजेपी को उत्तर प्रदेश की इस राजधानी ने ज़्यादा सीटें दी हैं और ज़्यादा अपने सराखों पर बिठाया है। इस बार देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि कुछ सीटें बदली गई हैं, कुछ नए प्रत्याशी दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ब्रजेश पाठक ने अपनी सीट बदली है, तो कुछ समीकरण थोड़ा इधर उधर जरूर हुए हैं। अब शेख मुर्शीद जो समाजवादी पार्टी में पिछले साल 2017 में उत्तर से लड़े थे, इस बार सरोजनी नगर से लड़ रहे हैं। प्रत्याशी भी कुछ नए दिए गए हैं। रजनीश गुप्ता, जहां पर मैं खड़ा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के सभासद नगर निगम के रहे हैं, वो यहाँ से इलेक्शन रहे हैं, डिप्टी मेयर भी वो रहे हैं। तो नए प्रत्याशियों को भी उतारा गया है। अब इसके बीच में क्या होता है ये कहना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक इशूज़ की बात है, तो लखनऊ का सबसे बड़ा इशू यहाँ का डेवलपमेंट है, यहाँ का ट्रैफिक है, कंजेशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, उसको लेकर के समस्याएं हैं। इसके अलावा बेरोजगारी और जो ऐसे इशू हैं जो पूरे प्रदेश में लोगों के दिमाग में है, दिलों में है, वो भी यहाँ पर हैं। बेरोजगारी का इशू हो, कानून व्यवस्था का इशू हो, ये सारी चीज़ें लखनऊ के मतदाताओं के दिलों में हैं।
विवेक, अगर लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पर जो मंत्री हर व्यक्ति आकर के अपना मत डालने का काम करे, वोट डालने का काम करे, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं, और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आकर के अभी यहाँ पर किया। सर क्या कहेंगे 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं? 10 मार्च को देखिए, जो 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, 3 फेज में पड़ चुके हैं, वहां पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। जी सर। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है, और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे, शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा, क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे, उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी गायब हो गई है, उन लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने गठबंधन वाले साथियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं। बौखलाहट में आपने देखा किस तरीके से मथुरा में जब उनको पता लगा कि दलित समाज के लोगों ने एक भी वोट नहीं दिया, एक तरफा वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी, तो उनके साथ में मारपीट की है। तो ये सब दिखाता है कि उनकी बौखलाहट है, और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ चुकी है। वो जान चुके हैं कि वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, और जिस तरीके से एक तरफा आपकी वोट सर्व समाज का, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, और अपर कास्ट में खास तौर से ब्राह्मण समाज के लोग, ये वाली जो बेल्ट है आप जानते हैं कि खास तौर से ब्राह्मण समाज की बेल्ट यहाँ से शुरू हो जाती है, और 14% अगर उत्तर प्रदेश में 20% यहाँ पर है, और इस 20% में अब की बार जो वोट पड़ने जा रहा है वो एक तरफा ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ने जा रहा है। वो जो 100 इनकाउंटर कराए हैं इस सरकार ने ब्राह्मणों के, और 500 की हत्या हुई ब्राह्मणों, उसका सबका हिसाब किताब आज पूरा हो जाएगा। थैंक यू सर। तो सतीश चंद्र मिश्रा को आप सुन रहे थे, और ये दावा देखिए हर राजनीतिक पार्टी कर रही है कि उनकी पार्टी इस बार सरकार बनाने वाली है। स्टूडियो में हमारे साथ संजय राणा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजीव कौशिक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इनसे जानेंगे कि ये जो चौथे चरण का चुनाव है, इसमें जो समीकरण बनेंगे किस पार्टी के पक्ष में होंगे और किस पार्टी को यहां पर नुकसान होता नजर आएगा।